हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो भाई, आप सभी को पता है कि जो रीट की लेवल 1 जो कि पीआरटी के लिए होती है, उसके लिए मैंने आपको क्या उसका नोटिफिकेशन जो आया है उसके बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। नोटिफिकेशन के बारे में कौन कौन एलिजिबल है, क्या पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न के बारे में भी मैंने बात कर लिया। और आपका सीडीपी का सिलेबस, जो सीडीपी 30 नंबर की आती है, तो उसके बारे में भी मैंने बात कर लिया। सिलेबस की क्या है सिलेबस। अब ये हमारी दूसरी क्लास है भाई, इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले स्टार्ट करेंगे जहां से क्वेश्चन पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चन पूछे जाएं। तो सबसे पहले उस चीज को हम कवर करेंगे। तो एक चीज बता दूं आपको, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा सीडीपी का भाई, वो होगा हमारा आकलन। ये देखिए आपके सिलेबस में है, देखिए टॉपिक सिलेबस वाइज ही होंगे, लेकिन कोई भी सिलेबस से टॉपिक जो सबसे पहले ज्यादा जरूरी है उसको हम कवर करेंगे। तो पहले आकलन, मापन व मूल्यांकन का अर्थ, मतलब हम पहले पढ़ेंगे असेसमेंट। क्या असेसमेंट? उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन। क्या? इवेल्युएशन। ठीक, इवेल्युएशन पढ़ेंगे, इनका डिफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद अगर सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें दिया है गया है इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। वहीं इसके बाद हम पढ़ेंगे सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद हम सीखने के प्रतिफल, जिसको हम कहते हैं लर्निंग आउटकम। क्या? लर्निंग आउटकम। तो आज के इस वीडियो में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला असेसमेंट क्या होता है, दूसरा मापन क्या होता है, तीसरा इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्या होता है और उसके उद्देश्य क्या है, और उसी में आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, और उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, मतलब जो हमारा फीडबैक होता है, ठीक है, फीडबैक टेस्ट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सीखने के प्रतिफल, जिसको हम कहते हैं लर्निंग आउटकम। क्या कहते हैं? लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का टॉपिक। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या? मूल्यांकन। क्या? मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मूल्यांकन क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे मूल्यांकन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं। जो हमेशा हमारा मूल्यांकन होता है भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद होता है। मतलब अब मूल्यांकन क्या हुआ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देखिए, सीधे से शब्द में पढ़िए कि जब भी हम कोई चीज सीख लेते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसका मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद होता है। किसके? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद होता है। अब जैसे मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूं कि मैंने आपको कुछ सिखाया, और आपको जो सिखाया उसको मैं अगर जानने की कोशिश करूं या जानने के लिए मैं कुछ पूछूं, कुछ आपसे करूं, क्वेश्चंस करूं, तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया। अब मूल्यांकन व्यापक होता है, बिल्कुल भाई। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, उसका दोनों पक्षों का हमारा मूल्यांकन होता है। ठीक है, चाहे मात्रात्मक हो, चाहे आपका परिमाणात्मक हो। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का क्या होता है? हमारा हमारा मूल्यांकन होता है। देखिए आगे आगे की लाइन में क्या लिखा? ओवरऑल जो सीखा है उसका मूल्यांकन होता है। बिल्कुल, ओवरऑल जो आपने सीखा है, जैसे मैं आपको ये टॉपिक सिखाऊंगा और उसके बारे में, उसके बाद मैं आपका क्या करूंगा? इवेल्यूएशन करूंगा। इस जैसे अब रीट के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आप जाएंगे रीट की परीक्षा देंगे, और जो आप भी अंक प्राप्त करेंगे उसका क्या हुआ? ये हो गया हमारा इवेल्यूएशन। जो हमने पढ़ा उसका हमारा मूल्यांकन हो गया। ठीक है, हमेशा मापन के बाद होता है। बिल्कुल, जो हमारा मूल्यांकन होता है हमेशा मेजरमेंट के बाद होता है। किसके? मेजरमेंट के बाद होता है। मापन पहले होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे की लाइन में लिखा है कि मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी संभव है कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल भाई, मूल्यांकन, जैसे मान लीजिए हमने आपका इवैल्यूएशन कर लिया, हमने आपका अगर मूल्यांकन किया कि, और उसके बाद मैं आपकी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। ठीक है, प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। क्या प्रेडिक्शन कर सकता हूँ? कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके अंदर कमियां क्या हैं, आपको कहाँ डिफिकल्टीज आ रही हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये सारी चीजों की हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? मूल्यांकन की वजह से। अब आइए मूल्यांकन का परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा। आइए कुछ और चीजें हैं इसमें जो सीखते हैं हम लोग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मूल्यांकन की, जो इवैल्यूएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, जो इवैल्यूएशन है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा। भाई हम लोगों ने डिफिनेशन सीख लिया, मूल्यांकन क्या होता है, अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी।
तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, कॉपी पेन लेके लिखते रहिएगा, बहुत जरूरी है। मैं एकदम सिंपल बेसिक चीजें से तरीके से चीजों को सिखा दूंगा। देखिए, मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि छात्रों के प्रोग्रेस का पता चल सके। किसका किसका पता चल सके? प्रोग्रेस का। ठीक है, प्रोग्रेस का पता चल सके कि भैया कितना बच्चा सीख रहा है और कहाँ पहुंचा है अभी। ठीक, पहली चीज प्रोग्रेस का पता चल सके। दूसरा, कॉन्फिडेंस का पता चले। किसका? कॉन्फिडेंस का पता चले। बिल्कुल भाई, अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं, आपको पता होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपका पढ़ने में मन लगता है, रुचि बढ़ती है। और तीसरा, अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाना। बिल्कुल, किसका? अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाना, लर्निंग डिफिकल्टीज। बिल्कुल, आप कहाँ कहाँ आपको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को कहाँ कहाँ सीखने की प्रॉब्लम आ रही है, सीखने में बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, वहाँ पे बच्चों को क्या समस्या आ रही है, तो इसका लर्निंग डिफिकल्टीज कहाँ कहाँ अधिगम में कठिनाइयाँ आ रही हैं, इसको जानना किसका? हमारा मूल्यांकन का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ और चीजें हैं जो पढ़ते हैं हम। तो अब हम पढ़ते हैं भाई मूल्यांकन की विशेषताएं। ठीक है, क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती है, आपको ये भी जानना है। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली विशेषताओं की बात करें तो पहला हमारा है कि इसमें रियलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्या? रियलिटी होनी चाहिए। इवैल्यूएशन जो हमारा होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अब रियलिटी का मतलब क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? यथार्थता। क्या? यथार्थता। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं यथार्थता। अब यथार्थता का मतलब क्या हुआ? देखिए, अच्छा मूल्यांकन जो होता है, अच्छा इवैल्यूएशन जो होता है, वही होता है जिसमें यथार्थता हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो हमने पढ़ाया उसी का मूल्यांकन करना, उसी का टेस्ट करना, इसको हम क्या कहते हैं? यथार्थता कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा, आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा इसमें क्या होना चाहिए? इसकी विशेषता, दूसरी विशेषता होनी चाहिए विश्वसनीयता होनी चाहिए। क्या? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई? मतलब जो भी आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। क्या? विश्वसनीयता का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या ट्रस्टशिप होनी चाहिए कि आप जो भी मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या बच्चों का इवैल्यूएशन के लिए जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका उत्तर एक ही हो। मतलब ऐसे प्रश्न बनाए जाएं जो सभी बच्चों के लिए समान हो, उसका समान उत्तर आए। ऐसा नहीं कि किसी अलग बच्चे के लिए अलग क्वेश्चन बना दे, उसका आंसर अलग आए, तो ऐसा नहीं हो चाहिए। मूल्यांकन जो है हमारा एक समान होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरे की बात करें तो तीसरा है वस्तुनिष्ठता। क्या? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। अब वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या हुआ? आइए इसको भी सीखते हैं भैया। देखिए, वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होती है कि जो इसमें जो भी इवैल्यूएशन के लिए प्रश्न हो, उत्तर हो, वो क्या हो? बच्चों के लेवल के स्तर के अनुसार होने चाहिए। इसका मतलब है कि उनका जो भी बच्चे से आप इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन करें, वो मान लीजिए कोई दूसरा भी उसका इवैल्यूएशन करें तो उसका जो आंसर है वो एक समान होना चाहिए। ठीक है, क्या? एक समान होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। चौथा क्या है भाई? चौथा है हमारा वैलिड होना चाहिए। क्या? वैलिड होना चाहिए। वैधता, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैधता। ठीक है, वैधता का मतलब क्या हुआ? आइए इसको सीखते हैं। वैधता का मतलब ये हुआ कि भैया जो भी टेस्ट हमने बनाया बच्चों के इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए, वो टेस्ट क्या होना चाहिए? वो बच्चे के लेवल को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, वैलिड टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका ये वैलिडिटी, वैधता यही कहता है कि एक वैलिड टेस्ट होना चाहिए जो बच्चों के अनुसार होना चाहिए, बच्चों के लेवल के अनुसार। कक्षा 5 का है तो कक्षा 5 का, कक्षा 8 का है तो कक्षा 8 का। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं व्यापकता। क्या? एक अगली विशेषता इसकी है क्या? व्यापक होना चाहिए। व्यापकता होनी चाहिए। व्यापकता का मतलब क्या हुआ? व्यापकता का मतलब ये हुआ मेरे भाई बहन कि ये कहता है कि जो बच्चों के लिए जो इवैल्यूएशन हो उसमें उसके बच्चे के समग्र पहलुओं का क्या होना चाहिए? जिक्र होना चाहिए। जैसे उसके कठिनाई का जो स्तर है वो सही होना चाहिए और बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद करे, ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करे। ठीक है, ऐसा क्या? व्यापकता, इसी को हम कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, ठीक, इसके बारे में पढ़ा। अब आइए पढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रकार। क्या? मूल्यांकन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं भाई। मूल्यांकन का जो प्रकार है या मूल्यांकन के जो टाइप हैं वो क्या क्या है या विधियां क्या क्या है मूल्यांकन के। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? मूल्यांकन के प्रकार या टेक्निक्स, जिसको आप कहते हैं मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, क्या? मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि जो इवैल्यूएशन के मेथड्स क्या क्या हैं। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो मूल्यांकन की विधियां हैं भाई वो दो प्रकार की होती हैं। क्या?
परिमाणात्मक और गुणात्मक। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है क्या? क्वालिटेटिव, दूसरा क्या होता है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्या? क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्या? गुणात्मक होता है, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। क्या? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। अब आइए पहले पढ़ते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, क्या? पहले पढ़ते हैं क्या? क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है भाई? जिसको क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुणात्मक। ठीक है, क्या? गुणात्मक। क्वालिटी का मतलब गुणात्मक टेक्निक्स बोलते हैं या मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये भाई इसमें बच्चों के गुणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, किसके? बच्चों के क्वालिटी का पता लगाया जाता है। ठीक है, किसके? क्वालिटी का पता लगाया जाता है कि बच्चे के अंदर कौन सी गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है। और इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत बालकों के गुणों का पता लगाया जाता है और उनको अंक प्रदान किया जाता है। क्या? उनको नंबर्स प्रदान किए जाते हैं। किसके लिए? उनका उनका मूल्य निर्धारण होता है। ठीक है, कि बच्चा किस लेवल पे है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि जो गुणात्मक है भाई, ये इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन में क्या क्या आता है। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका क्या आएगा? क्वेश्चनायर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चनायर, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रश्नावली बोलते हैं। ठीक है, किसको आप क्या बोलते हैं? प्रश्नावली बोलते हैं। वहीं बात करें, दूसरा क्या आ जाएगा? साक्षात्कार आ जाएगा। इसमें इंटरव्यूज आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? इंटरव्यूज आ जाएंगे। और तीसरी बात करें, इसमें आपका क्या? रेटिंग स्केल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? रेटिंग स्केल आ जाएगा आपका, रेटिंग स्केल आ जाएगा। और वहीं बात करें इसमें क्या आएगा आपका? और इसमें आपका ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। ठीक, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपका पर्सनल इंडिविजुअल स्टडी आ जाएगी। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं। तो आपके जो क्वालिटेटिव, जो गुणात्मक इवैल्यूएशन है, इसमें आपके बिहेवियर से रिलेटेड चीजें आती हैं। जिसमें क्या आएगा? आपका क्वेश्चनायर, जिसको हम प्रश्नावली बोलते हैं। दूसरा इंटरव्यू, साक्षात्कार जिसको हम बोलते हैं। और इसमें रेटिंग स्केल आ जाएगा, आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा, आपका ऑब्जर्वेशन होगा इसमें, और आपका इंडिविजुअल स्टडी की जाती है आपके। ठीक है, वही दूसरा बात करें जिसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्या? क्वांटिटेटिव बोलते हैं। ठीक है, क्या? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या क्या होता है भाई? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मतलब ये हुआ कि जिसके अंतर्गत बच्चे के ज्ञान का बोध होता है। ठीक है, बच्चे के नॉलेज, इंफॉर्मेशन का बोध किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो स्वरूप है, बच्चे का जो परीक्षा है, उसका लिखित होता है, मौखिक होता है, और प्रायोगिक प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव में बच्चे में इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे का जो टेस्ट है, बच्चे का जो परीक्षा होती है, वो लिखित होती है, मौखिक होती है, और कैसा होता है? प्रैक्टिकल हो सकता है। और इसमें बालकों के ज्ञानात्मक पक्ष का ही क्या होता है? टेस्ट होता है या इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, अब इसमें मैं बताऊं क्वांटिटेटिव में क्या क्या चीजें आएंगी, ये भी सुन लीजिए आपके। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव का एग्जांपल की बात करें, इसको उपलब्धि परीक्षण भी बोलते हैं। ठीक है, क्या? उपलब्धि परीक्षण भी बोलते हैं क्वांटिटेटिव को। इसमें क्या क्या आएगा आपका? इसमें आ जाएगा आपका रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट, और क्या आएगा दूसरा? इसमें आपका आ जाएगा मौखिक परीक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरल टेस्ट। ठीक, ओरल टेस्ट इसमें आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा? और इसमें आएगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। क्या? प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट। तो इसमें आपके क्वांटिटेटिव, जिसको हम मात्रात्मक बोलते हैं, परिणात्मक बोलते हैं या मात्रात्मक बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या क्या आते हैं? रिटन टेस्ट आते हैं, आपके ओरल टेस्ट आते हैं, और आपके प्रैक्टिकल टेस्ट आते हैं। ठीक है, अब लिखित परीक्षा में बात कर लें तो लिखित परीक्षा में क्या क्या आते हैं? तो लिखित परीक्षा में बात करें तो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, जो ये प्रश्न बोलते हैं, ये सारी किस्में आती हैं, लिखित परीक्षा में आ जाती हैं। अब बात करें आगे की, तो आगे की बात करें तो इसमें अब हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे की बात करें, अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या? आकलन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या? आकलन पढ़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं या मापन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आकलन ही पढ़ते हैं, आकलन के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, आकलन के बारे में पढ़ते हैं। इवैल्यूएशन के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, अब आकलन के बारे में पढ़ते हैं।
आकलन क्या है भाई? असेसमेंट, ये हमारा फीडबैक देता है, ठीक है। आकलन का इसमें क्या होता है, बच्चे के जो विभिन्न परिस्थितियां, विभिन्न सिचुएशंस होते हैं जो बच्चा फेस करता है, उसका क्या किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों को ग्रेड नहीं प्रोवाइड किया जाता, केवल उसका फीडबैक दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों को फीडबैक दी जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होना चाहिए। हमारा जो फीडबैक है ये बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होना चाहिए, ठीक है। और आगे की बात करें तो आकलन का जो प्रकार है, ठीक है, आकलन के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, ठीक है। आकलन के जो प्रकार हैं, कौन कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ असेसमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आकलन के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, पहला जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षण बोलते हैं, रचनात्मक परीक्षण बोलते हैं, या फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है आपका, इसको इसको आप हम और हम क्या बोलते हैं, निर्माणात्मक आकलन भी बोलते हैं। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट को तीन शब्दों से जाना जाता है, तीन नाम है इसके। पहला क्या, प्रारंभिक परीक्षण, या इसको हम रचनात्मक परीक्षण बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, निर्माणात्मक आकलन भी बोलते हैं। क्या, निर्माणात्मक आकलन भी इसको बोलते हैं। अब निर्माण फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने के लिए बच्चे के प्रगति के लिए होता है, ठीक है, बच्चे के प्रोग्रेस के लिए होता है, जिसमें क्या होता है, बच्चे के सीखने के दौरान ही होता है। जैसे मैं कोई पाठ पढ़ा रहा हूँ, कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो उसी दौरान बच्चे से क्या ले लिया, बच्चे का टेस्ट ले लिया, या बच्चों का यूनिट टेस्ट ले लिया, ठीक है, तो इसको हम क्विज क्वेश्चन कर लिया बच्चों से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रचनात्मक परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये इनफॉर्मल होता है। जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल तरीके से होता है। और वहीं बात करूं, इसमें सत्र में 4 बार हमारा क्या हो सकता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है। क्या, सत्र में 4 बार, मतलब एक साल में 4 बार हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे हम बच्चे का यूनिट टेस्ट ले लिए चैप्टर पढ़ाने के बाद, ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरा है समेटिव असेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, योगात्मक परीक्षण बोलते हैं। क्या, योगात्मक परीक्षण या समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। अब ये साल में जनरली क्या होता है, साल में 2 बार होता है, ठीक है। और ये किस तरीके से होता है, ये फॉर्मल तरीके से होता है। किस तरीके से, फॉर्मल तरीके से, बिल्कुल एक फॉर्मल तरीका होगा आपका, ठीक है। और उसी के दौरान से आपका क्या, समेटिव असेसमेंट होगा। जैसे मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि 2 प्रारंभिक परीक्षणों के बाद, मतलब जो जैसे आपका क्या होता है, 6 महीने पे एक होता है, ठीक है, 6 महीने, जिसको हाफ ईयरली एग्जाम बोलते हैं। उसके बाद आपका एनुअली एग्जाम होता है। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं समेटिव असेसमेंट में आते हैं, ठीक है। पूरा आपने पढ़ लिया, सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ये साल में 2 बार होता है, ठीक है। आपको मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। अब ये यहां तक पढ़ा आपने, ठीक है। अब पढ़ते हैं मापन। क्या, मापन के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम लोग मापन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है भाई, मेजरमेंट आपको मापन क्या होता है, देखिए, मापन का सीधा सा मतलब इतना ही समझिए, मापन में मात्रा में मापते हैं हम किसी चीज को, क्वांटिटी किसमें, क्वांटिटेटिव टर्म में मापते हैं। जैसे बच्चों को अंक प्रदान करना, बच्चों को नंबर्स देना, अंक प्रदान करना किस में आएगा, आपका मापन में आ जाएगा। ये पुराने समय से ही चलती आ रही है, ठीक है। ये केवल संख्यात्मक व्याख्या करता है, नंबर्स, यूनिट, हाइट, वेट, ठीक है। अब संख्यात्मक व्याख्या का क्या मतलब हो गया, इसमें इसके अंतर्गत बच्चों के हम टेस्ट में नंबर कितने पाए हैं, बच्चों का 30 में से कितना पाया है, जैसे आपने सीडीपी में 30 में कितने नंबर पाए, ये क्या हो गया, आपका मापन हो गया, ठीक है। तो मापन क्या होता है, हमेशा मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, केवल संख्यात्मक होता है। और इसमें भैया जैसे कुछ लोगों ने इसकी परिभाषा भी दी कि मापन के नियमानुसार किसी वस्तु को अंक या संख्या प्रदान करना है, बस इतना ही समझिए, ठीक है। अब मापन के अंदर आपका किसका मापन किया जाता है भाई, आपकी योग्यताओं का, आपके अंदर कौन कौन सी क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता है आपके पास, कैपेबिलिटीज हैं, और आपकी विशेषताओं के, आपके विशेषताओं और आपकी जो गणितीय इकाइयां हैं, ठीक है, इसका क्या होता है, इसको व्यक्त करना क्या कहलाता है, आपका मापन कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने मापन पढ़ लिया। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, CCE, जहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। क्या, जिसको हम बोलते हैं CCE या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको हम क्या बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक।
अब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, आइए इसको देखते हैं। देखिए इसकी शुरुआत से समझ लीजिए कि भैया इसको शुरुआत से समझिए कि आपका 1986, कब 1986, ठीक है 1986 के अंतर्गत इसका क्या किया गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 की थी, इसके अंतर्गत क्या किया गया, हमारा सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की सिफारिश की गई। ठीक है, किसका, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की सिफारिश की गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसको एनसीएफ 2005 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया। पहली बार अगर क्वेश्चन पूछे कि सीसी का जो सिफारिश है किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी, तो आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा एनसीएफ 2005 में इसको शामिल कर लिया जाता है, किसको, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को। और इसके बाद क्या होता है कि भारत में, पूरे भारत में सीबीएसई के द्वारा, किसके द्वारा, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा सीसीई को 2009, सीसीई को क्या 2009 में क्या किया जाता है, 2009 में कक्षा 9 में तथा 2010-11 में कक्षा 10 में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा सीसीई। अब आइए आगे पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में भाई, जिसमें क्या आता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं या असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या हुआ, इसके अंतर्गत क्या आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, 3 आते हैं। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, क्यों किया जाता है, ये फीडबैक के लिए किया जाता है और ये बच्चे की प्रोग्रेस, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस होता है। ठीक है, बच्चों के ड्यूरिंग द प्रोग्रेस होता है, अधिगम की प्रगति का आकलन किया जाता है इसमें। ठीक है, किसमें, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। ठीक है, अब दूसरा है समेटिव असेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा संकल्पनात्मक मूल्यांकन के अंदर कौन सा आता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है, आपने कितना अचीव किया, जब उसका टेस्ट हो तो इसको क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। रिजल्ट के लिए जज करते हैं। ठीक है, इसमें और संपूर्ण सत्र के बाद हमेशा होता है क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। ठीक, आपने 1 साल पूरा पढ़ लिया, उसके बाद क्या होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलता है। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, संपूर्ण होलिस्टिक एवोल्यूशन, मतलब आपके सभी पक्षों का विकास। ठीक है, सभी पक्षों का अगर टेस्ट कर लिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। इसमें बच्चों को शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। अब शैक्षिक और गैर शैक्षिक का मतलब क्या हुआ, शैक्षिक पक्ष का मतलब है पेपर पेंसिल पर पढ़ने लिखने से रिलेटेड, और वहीं गैर शैक्षिक का मतलब हुआ फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव पक्ष। ठीक है, इसमें मूल्यांकन के सभी पक्ष शामिल होते हैं, किसमें, हमारे किसमें, व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जब हमारा लगातार मूल्यांकन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं। अब जैसे सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में ग्रेडिंग सिस्टम है, आपको भी पता है सीबीएसई में क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम प्रदान की जाती है। जैसे A1 किस बच्चे को दिया जाता है, A1 उनको दिया जाता है जो 91 से 100 के बीच में रहते हैं। और A2 किसको दिया जाता है, जो बच्चे किसमें 81 to 90 रहते हैं। और वहीं क्या आपका B1 किसको दिया जाता है, B1 को दिया जाता है जो 71 से 80 के बीच में रहते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आपको जानना है। और पूरे सत्र में क्या 4 बार हमारा क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, 1 साल में 4 बार होता है, तथा 2 बार हमारा क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें भाई राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, उसको आप जान लीजिए। इसके अंदर बात करें तो आपका SIQUE, क्या SIQE, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के अंतर्गत आपका सीसीई को लागू किया गया था। और इसमें क्या होता है कि 2015 से राजस्थान में सीसीई को लागू कर दिया गया। ठीक है, और SIQ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू कुछ आपके क्या प्रोग्राम चलाए गए, जैसे चाइल्ड सेंटर पेडागोजी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, क्या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में। अब वही बात करें तो इसमें राजस्थान में भाई ABC ग्रेड, 3 ग्रेडों को शामिल किया गया है, बच्चों को जो ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और बात करें तो हमारे सीसी का उद्देश्य क्या होता है, सीखने के लिए सीखना है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका एम है क्या, सिखाने के लिए सीखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा। अब आइए पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, आइए पढ़ते हैं लर्निंग आउटकम्स, जो आपका एक टॉपिक दिया गया है, क्या लर्निंग आउटकम्स के बारे में दिया गया है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, किसके, लर्निंग आउटकम के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जिसमें आपका दिया गया है क्या, लर्निंग आउटकम्स क्या है। तो
प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों के सीखने संबंधी प्रगति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए आवश्यकता है कि शिक्षकों को कुछ मानदंड उपलब्ध करवाए जाएं, जिनकी सहायता से अपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन किया जा सके। सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों एवं अभिभावकों को यह जानना आवश्यक है कि बच्चे के सटीक रूप से कक्षा में क्या सीखा। इन्हीं मापदंडों को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया। अर्थात जो कुछ भी बच्चे ने सीखा है उसको जांचने अथवा उस परिणाम को देखने के मापदंड को अधिगम प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है। तो भाई जो लर्निंग आउटकम क्या हुआ कि बच्चा ने जो कक्षा में सीखा और बच्चा एक्चुअली कक्षा में क्या सीखा। जैसे मैंने कक्षा में कुछ पढ़ाया और बच्चे ने क्या सीखा, और इन्हीं मानदंडों को क्या करना है, इन्हीं मानदंडों को सीखने के प्रतिफल के रूप में क्या किया गया, परिभाषित किया गया। ठीक है, मतलब बच्चे ने जो कुछ सीखा उसको जांचना, उसके परिणाम को देखना, उसके रिजल्ट को देखना, रिजल्ट के मापदंड को अधिगम प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है। क्या ये हमारा लर्निंग आउटकम हुआ, मतलब बच्चे ने जो सीखा उसका जो बच्चे का रिजल्ट हुआ, टेस्ट में जो बच्चे ने मार्क्स पाया या बच्चे ने जो सीखा एक्चुअली उसको देखना ही क्या कहते हैं, हम उसको लर्निंग आउटकम कहते हैं। अब सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए इसको देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्वित अंतर्गत प्रत्येक शिक्षार्थी की गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने हैं। तो बिल्कुल आरटीई 2009 के थ्रू आपका क्या हुआ कि भैया उसमें क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। और दूसरा है आयु अनुरूप अपंचित स्तर, कौशल विकास एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को परिभाषित करनी है। तो बिल्कुल भाई बच्चे के आयु के एज के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, उसके लेवल का और उसमें स्किल सिखाना। तो ये सब के लिए किसकी जरूरत पड़ी, लर्निंग आउटकम की जरूरत पड़ी। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के सटीक जांच हेतु बिल्कुल भाई जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका अचीवमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है उसका टेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, लर्निंग आउटकम की जरूरत पड़ी। सटीक राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक आकांक्षाओं को क्रियान्वित हेतु समन्वय प्रयास अंतर्गत राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर अवस्थित करने का प्रयास के क्रम में। तो ये सारी चीजें छोड़िए, सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम के उद्देश्य क्या है इसको आप जानिए कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आरटीई 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना। बिल्कुल आप इतना समझिए कि जो सीखने लर्निंग आउटकम का मेन उद्देश्य क्या है कि जो आरटीई 2009 है उसके अनुसार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। दूसरा है बालकों को सीखने और निरंतर प्रगति स्तर की जांचने के लिए मानदंड तय करना। बिल्कुल जो बच्चा सीख रहा है और बच्चे के कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के लिए उसके कुछ मानदंड तय करना। ठीक है, मापन तय करना कि भाई बच्चे का ऐसे टेस्ट लिया जाए, बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाए। ठीक, विषय की प्रकृति, विशेषताओं, पेडागोजी एवं सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से समझाना। बिल्कुल विषय के नेचर का जो कोई भी सब्जेक्ट हो गया उसकी प्रकृति क्या है, वहीं उसकी विशेषता क्या है, बच्चे के लाइफ में बिहेवियर में उसका यूज कहाँ है, और बच्चे का जो पेडागोजी है उसके सीखने के लिए क्या हमारा एक उद्देश्य है कि क्या लर्निंग आउटकम का। नेक्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना। बिल्कुल हमेशा जो हमारी शिक्षा की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें हमेशा क्या करना, सुधार करना। ठीक है, शिक्षण को विषय तक सीमित न रखकर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के प्रयास द्वारा जीवन कौशल विकसित करना। बिल्कुल भाई हमारा जो ऐसा नहीं कि बस किताबें ही हमारे जीवन की, हमारे पढ़ाई का वो है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा क्या है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के प्रयास द्वारा जीवन कौशल विकसित करना। क्या बच्चे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रयास द्वारा जीवन कौशल विकसित करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बच्चे ने मतलब समय समय अंतराल पर क्या अर्जित किया, क्या लर्निंग की, उसका टेस्ट करना, ये सारी चीजें हैं। कक्षावार परिभाषित सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है। ये प्रतिफल एक प्रकार में जांच चेक पॉइंट है जो गुणात्मक एवं मात्रात्मक के रूप में मापे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने बता दिया। ठीक, इसकी विशेषता क्या है, आइए इसको देखते हैं। सीखने के प्रतिफल का कोई पृथक से दस्तावेज संधारित नहीं किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सीखने के प्रतिफल पर कार्य करना वर्तुलाकार स्पाइरल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्तुलाकार प्रक्रिया का आशय है कि अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन तक पहुंचा जाए व न्यून अधिगम क्षेत्र का पता लगाकर पुनः शिक्षण करवाया जाए। मतलब बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं उसको पता करना, कमियों को पता करना और उसको फिर से बच्चों को सिखाना। ठीक है, सत्र पर्यंत सतत जांच कर जाने वाले आकलन को सूचक सीखने के प्रतिफल के आधार के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS के साथ ही समाप्त होने वाली न होकर कक्षागत शिक्षण में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, अब अधिगम के प्रतिफल, रिजल्ट्स ऑफ लर्निंग, आइए इसको देखते हैं।
व्यवहार में सुधार एवं ज्ञानात्मक भावात्मक क्रिया रूप, बिल्कुल हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं लर्निंग आउटकम अगर अच्छा होता है। शिक्षण अधिगम में लक्ष्य की प्राप्ति होती है, बिल्कुल लर्निंग टीचिंग प्रोसेस की क्या होती है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। वृद्धि में सहायक, वृद्धि व विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारे सहायक होता है, बिल्कुल एडजस्टमेंट में सहायक होता है। हमारे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति, हम जो भी जीवन में चाहते हैं उसके लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी मदद करता है क्या, लर्निंग आउटकम। वहीं व्यक्तित्व का अधिगम सर्वोत्तम विकास होता है, हमारे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है इससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक, हमारा ये क्या था, लर्निंग आउटकम। बाकी ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आपको डेली एक वीडियो मिलेगा सीडीपी का, एक पूरा टॉपिक, एक वीडियो में एक पूरा टॉपिक मिलेगा और बहुत कम समय में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।